रज़ौल हक साहब, ये फरमाइएगा कि रूस यूक्रेन जंग जो है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त जो हम देखते हैं कि एक एनर्जी का क्राइसिस भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, तो ये क्राइसिस जो है क्या रुख इख्तियार करता हुआ नज़र आता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। जैसा कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब फरमा रहे थे, देखिए जो इस्लाम को टारगेट किया गया और उसको टारगेट करने में अमेरिका की जो हुकूमत है उसका बेसिकली कोई किरदार नहीं होता है। ये ग्लोबल डीप स्टेट है, जो कि हमने देखा कि 1898 में जब वर्ल्ड ज़ायनिस्ट काउंसिल की एक मीटिंग हुई और वहाँ पे प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन तरतीब दिए गए और उसके बाद वो दुनिया के सामने आए, तो 1934 में अमेरिका में बैठा हुआ हेनरी फोर्ड वो कहने पर मजबूर हो गया कि कहा तो ये जाता है कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, क्योंकि यूरोप की तरफ से आज भी यही प्रोपेगेंडा किया जाता है और मगरिब की तरफ से कि ये डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था, क्योंकि उनके नज़दीक सबसे अहम शायद बात यह है कि किस तरह सहूनियों की और यहूदियों की हिफाजत की जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, पर्दा स्क्रीन से पीछे ही रहें, वो आगे ना आएँ। लेकिन हेनरी फोर्ड 1934 में कहने पर मजबूर हो जाता है कि चाहे ये कह रहे हो डॉक्यूमेंट गलत है, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, पहली जंग अज़ीम, उसके बाद दूसरी जंग अज़ीम के बादल मंडला रहे हैं, तो ये वही डॉक्यूमेंट, उसका एक रोड मैप है, नक्शा है, जो कि पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं कि बाल्फोर डिक्लेरेशन से लेकर इसराइल के क़याम होने तक नाजायज़ जो रियासत है सहूनी 1948 में, उसके बाद 67 की जंग और उसका फैलाव, फिर दाना डालने के लिए कभी कैंप डेविड का, कभी ओस्लो माहदे का नाम लेना, लेकिन हकीकत में मुसलमानों को उस इलाके से, फ़लस्तीनियों को नंबर 1, क्योंकि वो सबसे करीब हैं जोग्राफिकली, और उसके बाद दीगर मुस्लिम ममालिक को, कभी इराक़ के अंदर 90s में वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम के ऊपर, यानी गल्फ़ वॉर जिसे कहते हैं, वो पूरा करना और इराक़ को तबाह बर्बाद करना। नाम यकीनन उसमें इस्तेमाल किया गया कुवैत का, और शह भी दी गई सद्दाम हुसैन को कि हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब हमला कर दिया तो फिर उनके क्या हर किस्म का मिसाइल और हर किस्म की टेक्नोलॉजी उसके ख़िलाफ़ ही आके बरसरे बेकार हो गई। बिल्कुल। फिर आगे 9/11 का मामला हम देखते हैं, और उसके बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल के रास्ते में जो भी रुकावटें आ सकती थीं, वो हर किस्म की रुकावट को उन्होंने दूर किया। कुछ को बाकायदा हमला करके तबाह बर्बाद करके, इराक़, लिबिया उसकी मिसालें हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया और साथ पाकिस्तान को भी कमज़ोर किया। तुर्की हैंगिंग इन द बैलेंस रह गया। तुर्की कभी कहता है कि मैं 2023 का जो लज़ान का जो मेरा एक मायदा था वो ख़त्म हो रहा है, 100 साल हो रहे हैं, तो मैं दोबारा उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप के रोल में जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ नेटो का भी हिस्सा बनना उसकी ख्वाहिश है, और इसराइल से ट्रेड भी बढ़ाता है, इसराइल से ट्रेड भी बढ़ाता है, ताल्लुकात भी अब और बढ़ते जा रहे हैं। और फिर अरब ममालिक को उन्होंने गुड़ देकर राम करना शुरू कर दिया, और ये अब्राहम अकॉर्ड्स का नाम और ये डील ऑफ द सेंचुरी और मिडल ईस्ट पीस प्लान, बहुत सारे ऐसे खुशनुमा नाम जिनके पीछे असल में जो मकासद हैं वो बहुत भयानक है। तो अगर इस वक्त आप देखें जो यूक्रेन की वॉर है, रूस के लिए एक रेड लाइन बन चुकी हुई थी। रूस को मजबूर कर दिया गया था जब ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नेटो कर दी गई, और इसका मतलब है रूस के डोर स्टेप पे वो पहुंच गए, तो रूस के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके, और असल में मेरे नज़दीक वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं थी, वो असल में उसने जवाब दिया मगरिब का, और उनको पहले वार्न करता गया रूस। लेकिन बहरहाल ग्लोबल डीप स्टेट का एक एजेंडा था। अब आपने जिस तरह सवाल में जिक्र किया कि दुनिया की मईशत और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, इस वक्त जो अभी हाल ही में गालबन एक हफ़्ता पहले की बात है, IMF ने 2 साल आउटलुक दिया है अपना, जो उसको अगर हम देखें तो उसके अंदर शरह नमू के हवाले से उन्होंने बात की कि जो 6% तक इकॉनमी बढ़ा करती थी, अब पहले वो तकरीबन 3.2% पे गिरेगी, और उससे अगले साल वो 2.7 पे गिर जाएगी। यही प्रेडिक्शन यही है। अच्छा, सारी करेंसीज दुनिया की डॉलर के अगेंस्ट जो है वो गिर रही हैं, इवन पाउंड वगैरह भी सारे गिर रहे हैं, यूरो भी गिर चुका हुआ है। अमेरिका ने, सदर बाइडन ने इस साल के दौरान ही जो उनके स्ट्रेटेजिक एनर्जी रिजर्व्स, ऑयल के रिजर्व्स होते हैं, उसमें से 40% निकाल चुका हुआ बाहर। अभी बात की जा रही है कि तकरीबन 15 मिलियन बैरल तेल के वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में से इंटरनेशनल मार्केट में डाले जाएं। क्यों? इसलिए कि सऊदी अरब बात नहीं मान रहा। बाइडन ने विजिट किया, उसने कहा कि जो तेल की सप्लाई है, इसको पैदावार के हवाले से इसको बढ़ाओगे तो उसकी कीमत जो है वो कम होगी। वो नहीं मान रहे वो बात। रूस का और दबाव है, चीन और सऊदी अरब के भी स्ट्रेटेजिक मामला बहरहाल दूसरी सतह पे आगे बढ़ रहे हैं।
साथ हम ये देखते हैं कि जितना ये एरिया यूक्रेन की बंदरगाहों का है और फिर चाइना का जो स्ट्रेट ऑफ ताइवान है, अमेरिका ये चाहता है कि इसको किसी ना किसी तरह चोक करके, बंद करके, इस पर कब्जा करके चीन और रूस दोनों का बेयक वक्त इंसर्कलमेंट कर दी जाए। यूरोप को सर्दियों में शदीद मुश्किलात का सामना अभी से ही नजर आना शुरू हो गया। पाशा साहब भी कह रहे हैं ना कि चाइना टारगेट है इस वक्त। चाइना तो टारगेट है, लेकिन चाइना के जो इत्तेहादी मौजूद हैं और जो पोटेंशियल इत्तेहादी हैं वो सब के सब टारगेट हैं उसके। अच्छा, उसमें इंडिया को भी छोड़ा हुआ है सामने कि इंडिया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और दूसरे चंद मामलात में तो दिखाई देता है रूस का साथ देते हुए, लेकिन हकीकत में वो इस वक्त अमेरिका के साथ है मुकम्मल तौर पे। फ्रांस में आपने देखा कि वहाँ पे सिर्फ तेल की ही नहीं स्ट्राइक और बहुत बड़ी शॉर्टेज हुई, लाइफ सेविंग मेडिसिन की भी शॉर्टेज होना शुरू हो गई। अब SCO वाला जो मामला आपने देखा कि पिछले कुछ देखिए SCO एक अरसे से मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर पे पिछले 10-12 साल से जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक मुतबादिल के तौर पे दुनिया में आने की कोशिश की। चाइना यही एक स्ट्रेटजी लेके चल रहा है कि एक तरफ वो हांगकांग जो कि मगरिब से उन्होंने हासिल किया और 99 ईयर्स का वो जो लीज का मामला था वो ख़त्म हुआ, बहरहाल उन्होंने हासिल कर लिया। अब वो हांगकांग के अंदर एक मॉडर्न वेस्टर्न इकोनॉमी के तहत चला रहा है उसको, लेकिन दूसरी तरफ चाइना के अंदर उसकी अपनी जो इकोनॉमी है जिसको उसने महफूज भी रखना है। ओबोर का यहाँ पे जिक्र आया, ओबोर के हवाले से, और फिर आगे मजीद अफ्रीका में तो उसने एक तरह से समझे फतह कर लिया उसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अमेरिका के लिए भी ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। रूस की जंग ख़त्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो दुनिया जो है वो समझ लें कि इन सर्दियों में और उससे आगे अगले साल में देखें मजीद बहरान की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एनर्जी का भी, माशी भी। और ये माशी बहरान उस तरह का नहीं जैसे पहले हुआ करता था बिजनेस साइकिल में कि रिसेशन आया, फिर रिकवरी आई, फिर बूम पे चला गया, फिर शायद दोबारा रिसेशन पे। ग्रेट डिप्रेशन से भी जो 30s की थी उससे भी शायद बड़ा बहरान, और ये शायद पूरा सिस्टम ही, मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो वाइंड अप होना शुरू हो जाए। आखिरी बात करता हूँ, ये तकरीबन ओबामा के आखिरी दौर की बात है जब सेकंड टर्म थी उसकी। तो चाइना ने उस वक्त ये स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे, स्टार्ट कर दिया था अपनी इकोनॉमी को बाइफरकेट करना, दुनिया भर में एक तरह से अपनी हेजेमनी कायम करना, या अमेरिका को चैलेंज करना। ओबामा ने एक बयान दिया था, इंतहाई अहम बयान है। उसने कहा था वी वांट चाइना टू अंडरराइट द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉट अंडरकट इट। हम चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर चल रहा है उसके मुताबिक उसकी हेल्प, उसका दस्तो बाजू बने, ये नहीं कि उसके मुकाबले अपना एक निज़ाम शुरू कर दे। चाइना ने बहरहाल लग रहा है कि वो एक मुतबादिल निज़ाम, और ये क्लैश आगे बढ़ता जाएगा।